नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 2 की चर्चा करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट हमने चर्चा कर लिया है, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया गया था। आज के जो प्रैक्टिस सेट 2 में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 था वो उत्तम शासन से संबंधित था। उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित था। और इसकी यदि हम डिटेल देख लें तो 2005 में एम वीरप्पा मोइली, ये याद रखिएगा नाम, पूछा गया क्वेश्चन है, एम वीरप्पा मोइली, इनकी अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसका जो उद्देश्य था या जिन्होंने अनुशंसाएं दी थी तो उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार के लिए अनुशंसाएं इन्होंने प्रकट की थी। और उसी के बाद सूचना का अधिकार, आपदा प्रबंधन, शासन में नैतिकता आदि इनकी रिपोर्ट में उल्लेखनीय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध निर्दिष्ट है। जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 6ठी अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित उपबंध है। तो उसमें से कौन कौन से राज्य आते हैं? तो यदि हम राज्यों की चर्चा कर लें तो यह आसाम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मणिपुर इसमें नहीं आता है। मणिपुर की जगह मिजोरम आता है। 4 राज्य आते हैं मिजोरम। और यदि भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में इसका वर्णन मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीमत विभेद से क्या तात्पर्य है? तो यदि कीमत विभेद की बात करें तो कीमत विभेद का जो मतलब होता है कि एक विक्रेता किसी एक वस्तु की विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमत लेता है। मतलब वस्तु एक है और वो भिन्न अलग अलग आदमी क्रेताओं को बेच के और अलग अलग कीमत वसूल करता है। विभेद रहता है उसकी कीमतों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचता है, ये कीमत विभेद कहलाता है। और यह तब इससे आता है जब मार्केट में कंपटीशन ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेते थे? तो ये था चोल प्रशासन। चोल प्रशासन जो था वो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेते थे। और चोल शासन की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, वंशानुगत व्यवस्था थी। मतलब राजा का लड़का ही राजा होगा, ऐसी ही वंशानुगत व्यवस्था थी। तो ये अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था। उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो मार्च 1930 में जब नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। उस समय गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय जो नेतृत्व किया था वो अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने नेतृत्व किया था? अब्बास तैयब जी ने, इनकी गिरफ्तारी के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। वो किस उद्देश्य से था? उसकी मुख्य मांग क्या थी? तो उसकी जो मुख्य मांग थी वो नई बढ़ी हुई दर लगान में प्रत्यापन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था और सरकार से इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, किंतु अंत में इसको सरकार को मानना पड़ा था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई बढ़ी हुई लगान दर के विरुद्ध था। और एक फैक्ट इसमें और देख लेते हैं कि इसी सत्याग्रह के सफल होने के पश्चात महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से भी भूषित किया था। तो जो सरदार की उपाधि मिली थी तो इसी बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को मिली थी और उसी समय से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो जो ब्रिटिश शासन ने भारत में सीधे शासन करना वो 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 का सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश शासन सीधे क्राउन के अंडर में आ गया था। कंपनी के हाथों से निकल के क्राउन के अंडर में आ गया था। तो ब्रिटिश शासन ने भारत में सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? सिपाहियों के गदर के बाद 1858 में। और 1858 के क्राउन की बात कर लें
तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर वाइसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया था। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन हो गया। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो जो बैरोमीटर की रीडिंग होती है, यदि वो उसमें अचानक गिरावट हो जाता है तो वो तूफानी मौसम को इंडिकेट करता है। बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है, यदि उसमें अचानक गिरावट आ जाए तो वो ये इंडिकेट करता है कि अभी तूफानी मौसम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित आदिम जातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चर्चा कर लेते हैं। बुक्सा, ये पौड़ी गढ़वाल से सुमेलित है, वहाँ की जनजाति है। कोल जबलपुर की है। जो मुंडा जनजाति है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आती है। छोटा नागपुर, ये याद रखिएगा। जो मुंडा जनजाति है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में आती है। और जो कोडागू जनजाति है कोरबा से आती है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो मुंडा है। और कहाँ पे से संबंधित है? छोटा नागपुर से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। जो ग्रीष्म अयनांत होता है प्रतिवर्ष वो 21 जून को होता है। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को। और इस पे जो फैक्ट है कि कर्क रेखा सूर्य पर लंबवत होता है। इस दिन जो होता है वो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति भी बोला जाता है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश से निकलती है, 23.5 डिग्री में उस कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति भी बोला जाता है। और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और एक फैक्ट और देख लेते हैं। 22 दिसंबर, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन सूर्य किस पे? मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून, और यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसमें से देखते हैं लक्षद्वीप है। कौन सा है प्रवाल द्वीप? लक्षद्वीप है। और जिसमें 12 प्रवाल द्वीप हैं। कितने प्रवाल द्वीप में? 12 प्रवाल द्वीप है, जिसमें से 11 में आबादी रह रही है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोगों के मौसमी प्रवास को यह कहा जाता है। लोगों का जो मौसमी प्रवास है ये अमूमन जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें मौसम के परिवर्तन के कारण जो बकरवाल वगैरह होते हैं, तो ये शीत के दिनों में, ठंडी के दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों के तलहटी में आ जाते हैं और गर्मी के दिनों में पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर चले जाते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? ऋतु प्रवास। और ये अमूमन जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है ऋतु प्रवास के। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो जो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था वो 1973 में प्रारंभ किया गया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1973 टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल 1973। और यदि बात करें कि सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कौन से नेशनल पार्क में? जिम कॉर्बेट। ये भी याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो वहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? यदि हम भारत के नक्शे में देखें तो ये वाला पश्चिमी घाट हो गया, ये वाला पूर्वी घाट हो गया। और जहाँ पे दोनों घाट मिलते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र होता है तमिलनाडु में, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। और यदि नीलगिरी पहाड़ियों में एक फैक्ट और देख लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यदि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये अन्नामलाई पहाड़ी में है। अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। और इसका जो नाम है अनाईमुडी है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं।
नील घाटी जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण क्या है? जो नील घाटी का क्षेत्र है, नील घाटी और जावा द्वीप में जो उच्च जनसंख्या घनत्व का कारण है सघन कृषि। यहाँ पे जो कृषि के अनुकूल मौसमी दशाएं हैं, पूरे वर्ष भर बारिश होती है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड से बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था समुचित रहती है। इसके अलावा जो यहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है, जिससे कृषि के अनुकूल मौसमी दशाएं निर्मित होती हैं, इसके कारण यहाँ पे सघन कृषि होती है और यहाँ पे नगरीकरण, जनसंख्या का बसाव अधिक हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सघन कृषि। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आदमी के जैसे सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता कंप्यूटर में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सीपीयू, एक कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सीपीयू का भाग होता है। कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है? सीपीयू का। इसका जो काम होता है प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करना, प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करना, और ये कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ई कॉमर्स में B2B, ये पूछा गया क्वेश्चन है। B2B क्या है? ये बिजनेस टू बिजनेस है। क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है, इसका डिटेल देख लेते हैं। ये 2019 में प्रभाव में आया। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की स्थापना कब हुई? 2019 में। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? रविशंकर प्रसाद जी ने इसका अनावरण किया था, लॉन्च किया था इस योजना को, जिसका जो उद्देश्य था सभी के लिए उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त सेवा और किफायती सेवा, ये तीनों ही इस उद्देश्य में रखा गया था। और इस मिशन का जो लक्ष्य था कि 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था सभी गांवों तक 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना, तो ये भी याद रखिएगा। इसका अनावरण किसने किया था? सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद, 2019 में उस समय के थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की किस रियासत में असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी? तो वो भोपाल रियासत थी। कौन सी रियासत थी? भोपाल रियासत। और भोपाल रियासत असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये है एरण। कहाँ से प्राप्त हुए? एरण। ये सागर जिले में एरण एक स्थान है। ये ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थी। एरण जो है ताम्रपाषाणकालीन बस्ती, ये मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और ये जो बस्ती का जो प्रमाण मिला है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक साक्ष्य मिले हैं। और यदि इसके अतिरिक्त देखें तो इसमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी के पशु आदि इत्यादि के भी साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाजनपद काल में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? तो जो 16 महाजनपद थे उसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे, उसमें से एक उज्जैन था, जिसकी राजधानी कहाँ है? अवंती। और जो अवंती महाजनपद था उसको उत्तर और दक्षिण में बांटा गया था, उत्तर और दक्षिण में। तो जो उत्तर की राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी थी। उत्तर की राजधानी उज्जैनी थी, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण की महिष्मती, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, खजुराहो में स्थित पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया था? तो ये थे राजा धंग। कौन थे? राजा धंग, चंदेल शासक थे। इन्होंने प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण कराया था 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सांस्कृतिक उत्सव और संबंधित क्षेत्र हैं, तो इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो ध्रुपद समारोह कहाँ से संबंधित है? ये भोपाल से संबंधित है। आमिर खां संगीत समारोह ये कहाँ से संबंधित है? इंदौर से। ओरछा उत्सव की बात करें तो ये टीकमगढ़ से है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो ध्रुपद समारोह होता है इसका केंद्र भोपाल में स्थित एक संगीत अभ्यासशाला है। कौन सी है? संगीत अभ्यासशाला। और ये 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अमीर खां संगीत समारोह की बात करें तो यह शास्त्रीय संगीत के गायक थे और इनका जन्म जो होता है इंदौर में हुआ था और इसी के सम्मान में प्रतिवर्ष इंदौर में शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया जाता है। इंदौर में किसका आयोजन किया जाता है? शास्त्रीय संगीत का। ओरछा उत्सव की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओरछा महोत्सव टीकमगढ़ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यदि हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें समारोह की तो ये जबलपुर में मनाया जाता है। और यह आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत साहित्य अकादमी के द्वारा कराया जाता है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह है ये किसके तहत? संस्कृति विभाग के तहत साहित्य अकादमी के द्वारा कराया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सामूहिक गायन की शैली है? सामूहिक गायन की शैली है मतलब कई लोग मिलके गाते हैं, तो मराण्या, गरबा और फाग ये तीनों ही सामूहिक गायन की शैली है। अब यदि मसाण्या की बात करें तो ये जो है यह गीत मृत्यु के अवसर पर सामूहिक रूप से गाया जाता है। ये मसाण्या कब गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर सामूहिक रूप से गाया जाता है। गरबा की यदि बात करें तो यह है नवरात्रि, जो गरबा है नवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है। और यदि फाग की बात करें तो फाग जो है ये भी सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है। इस तरह से ये तीनों ही सामूहिक गायन में तीनों आ जाते हैं, मसाण्या, गरबा और फाग। ये जो फाग है ये होली के अवसर पर गाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये होली के अवसर पर, गरबा जो है नवरात्रि के अवसर पर और मसाण्या जो है मृत्यु के अवसर पर। इस तरह से आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।